And now I would like to request Dr. Ram Lakhan Meena kindly come on the dais and say a few words. A very good evening to all of you present here. Good evening to my respected teacher, Dr. Santosh Kumar Bhattar. I am here to present a brief introduction about Ayurveda and Panchakarma for holistic health. I need a laptop for PPT presentation. Just a minute, ma'am. Actually, उन्हीं से बात कर रहे हैं सर, 2 मिनट प्लीज़. चाहो तो मैं इससे ही बोल सकता हूँ, अगर सर वो अगर लैपटॉप यहाँ लग जाए तो ठीक रहेगा बोलने में. अच्छा, first thing, what is Ayurveda? Actually, Ayurveda is a science of life, ancient and renowned system of medicine in India. Ayurveda means science of life. The progress establishment of scientific Ayurveda began in the Vedic period and is defined as life of tetradimensional union of body, sensory organ, soul and mind. Aims and objectives of Ayurveda. First thing, to maintain the health of healthy person, and second is cure the ailment of disease. आयुर्वेद में बेसिकली दो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं. फर्स्ट थिंग इज मेंटेन द हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन. एक जो हेल्दी पर्सन है वो हेल्दी कैसे रह सकता है ताकि उसको कोई डिजीज ना हो. एंड सेकंड इज कोई भी अगर किसी को डिजीज हो जाता है, फर्स्ट थिंग हम हेल्दी रहने की कोशिश करनी चाहिए. अगर नहीं होता है और वो डिजीज हो जाता है तो उसको जो है उसकी डिजीज को क्योर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए, उन सब के बारे में हम बात करेंगे. इसके लिए बॉडी में जो है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 3 दोष होते हैं. फर्स्ट बात एंड सेकंड पित्त और कफ. अगर ये दोष बैलेंस रहेंगे तो बॉडी में सब कुछ नॉर्मल रहेगा, बॉडी जो है डिजीज फ्री रहेगी. लेकिन अगर इनका इम्बैलेंस होता है, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, तो बॉडी में जो है कोई ना कोई रोग आएगा. उनको बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में जो एक स्वस्थ की परिभाषा दी है, सम दोष है समाग्नि से सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यादि दिए थे. जैसे WHO ने हेल्थ की जो डेफिनेशन दी है उसी के अकॉर्डिंग जो है आयुर्वेद में भी हेल्थ की डेफिनेशन है. और जो स्वस्थ किसको कहते हैं, जिसके बॉडी के अंदर जो दोष हैं, जो बात पित्त का भी बात किया, धातु है, मल है, और इसके अलावा आत्मा, इंद्रिय और मन. आत्मा मीन सोल, इंद्रिया बॉडी के सेंस ऑर्गन्स, और जो है हमारा मन, अगर ये हैप्पी रहेगा तो बॉडी को हम जो है पूरी तरह से फिट और हेल्दी कह सकते हैं. तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बेसिकली 2 चीज़ें बताई गई हैं, एक दिनचर्या और एक ऋतुचर्या. दिनचर्या में जो है सबसे पहले, अभी सर ने बहुत सारी बातें करी हैं, टाइम वैसे ही कम है तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा. ब्रह्म मुहूर्त में उठना. हमें सुबह सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए. वो काल सबसे जो है इम्पोर्टेंट होता है, उसी में उठना चाहिए. दूसरा, उत्साह जलपान. हमें जो है एक हेल्दी रहने के लिए सुबह से उठते ही उष्ण जल का पान करना चाहिए. शौच विधि, शौच आदि क्रियाएं नित्य करनी चाहिए. आचमन, मुख नेत्र प्रक्षालन, हमें डेली सुबह उठने के बाद अपने मुंह को और आंखों को जो है अच्छे से वॉश करना चाहिए. जिह्वा निर्लेपन, ब्रश करने के बाद जो टंग क्लीनर से हम टंग क्लीन करते हैं वो हमेशा हमें करना चाहिए. अंजन, डेली आंखों में हमें एक स्पेशल अंजन लगाना चाहिए. जो है कई टाइप के आयुर्वेद में अंजन बताए गए हैं, सौवीर अंजन, रसांजन लाइक. और नेजल ड्रॉप्स, ये कोरोना में भी आप लोगों ने बहुत देखा होगा, सभी ने बोला कि अणु तेल की, या नहीं मिलता है तो सरसों या बादाम तेल का, कोई भी दोनों नॉस्ट्रिल्स में 2-2 ड्रॉप्स हमें डालना चाहिए. उससे क्या कोई भी इन्फेक्शन या एलर्जीज नहीं होगी.
स्नेह गंडूस धारण, मुख के अंदर जो है ऑयल का या स्पेशल कोई तेल लाइक हम अंदर काफ़ी देर तक रखें, उसको थोड़ा धारण करेंगे, उससे क्या है ओरल कैविटी की जितनी भी डिजीज हैं वो दूर हो जाएंगी। डेली हमें जनरल मसाज करना चाहिए, बॉडी मसाज, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, डेली थोड़ा वॉक करना चाहिए और स्नान आदि करना चाहिए। ये हमारे दिनचर्या में है जो रूटीनली एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें वो जरूरी है। सेकंड है सीजनल ऋतुचर्या। ऋतुचर्या में आयुर्वेद के अनुसार जो है टोटल एक वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। और अभी जो है लगभग बसंत ऋतु के आसपास अभी चल रहा है, तो जो ये ऋतु हैं वो 200 के अकॉर्डिंग जो है इनमें डिवीजन होता है। लाइक बसंत ऋतु में जो है हमारा कफ दोष सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। कफ दोष में जितनी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीजें हैं, अभी आप देखोगे कांस, श्वास, प्रतिशाय, जुकाम, खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस दौरान जो है कफ दोष बढ़ा रहता है। तो आयुर्वेद में उसके लिए बहुत सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर दी गई कि इन दौरान हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसा हर एक ऋतु का है, पर मैं अभी बसंत ऋतु के बारे में बात करता हूँ, तो मिड मार्च टू मिड मई आपको ये रहेगा। और तो इस दौरान हमारी जो पेट की आग होती है, जो जठराग्नि होती है, वो थोड़ा डाउन होती है, इसलिए इजी और डाइजेस्टेबल फूड्स हमें लेना चाहिए, लाइक सीरियल्स, ओल्ड बार्ले, वीट, राइस, पल्सेज, लेंटिल्स में मूंग की दाल वगैरह। दूसरा, डाइट में थोड़ा हनी लेना चाहिए, क्योंकि हनी कफ पर बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए डाइट में हनी ऐड करना चाहिए। दूसरा, डे स्लीप। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेंगी, गर्मी का सीजन जो आएगा उसमें हम डे स्लीप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर इस दौरान अगर आप डे स्लीप करोगे तो ये जो है आपकी डायबिटीज़ को या आपकी ओबेसिटी को इंक्रीज करेगा। जितना कफ बढ़ेगा डे स्लीप से और ज़्यादा कफ बढ़ता है, इसलिए डे स्लीप स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द वसंत ऋतु। और पंचकर्म, अभी मैं आगे थोड़ा बहुत पंचकर्मा के बारे में बताऊंगा। तो पंचकर्म एक बमन प्रोसीजर होता है जो कफ को निकालने के लिए बहुत बेटर होता है, तो पंचकर्म के दौरान बमन इस सीजन में हमें यूज़ करना चाहिए। दूसरा, अभी इसके बाद जस्ट वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी, तो ग्रीष्म ऋतु में डाइजेस्टेबल, इजीली डाइजेस्टिव फूड हमें लेना चाहिए, जैसे लाइक मधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, ठंडे होने चाहिए और लिक्विड डाइट हमें लेना है, क्योंकि उस दौरान डिहाइड्रेशन की जो है संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। दूसरा, दूध जो है शुगर डाल के लेना चाहिए, और कोई भी हार्ड वर्क, एक्सरसाइज ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी बनाए रखने के लिए दिनचर्या विद ऋतुचर्या, जो जो चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए वो हमें यहाँ पे आयुर्वेद में बताया हुआ है। अगर ये सब हम एज इट इज़ फॉलो करते हैं तो कोई जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ ही रहेगा, वो डिजीज होगा ही नहीं। तो फर्स्ट जो बेसिक प्रिंसिपल है आयुर्वेद का वो इनसे फुलफिल होता है। सेकंड था, कोई व्यक्ति अगर मान लो डिजीज हो जाता है, किसी को कोई रोग हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? तो दूर करने के लिए आयुर्वेद में 2 तरह की चिकित्सा बताई गई है, एक शोधन थेरेपी, एक समन थेरेपी। समन थेरेपी मीन्स पैलेटिव केयर, जिसके अंदर की मेडिसिन देकर हम उनके जो दोष बढ़े हुए हैं, जो दोष इम्बैलेंस है, बात पित्त कफ जो भी इम्बैलेंस है, उनको हम कंट्रोल करते हैं, उनको एक इक्विलिब्रियम या एक उनको नॉर्मलाइज करते हैं। दूसरा आता है शोधन। शोधन मतलब प्योरिफिकेशन। तो प्योरिफिकेशन जो प्रोसेस है आयुर्वेद में उसी को हम पंचकर्म कहते हैं। बेसिकली पंचकर्म एक टोटली प्योरिफिकेशन थेरेपी है, जिसमें 5 विशेष यूनिक चीज होती है, यूनिक थेरेपी होती हैं। फर्स्ट, बमन, विरेचन, बस्ती, नस्य एंड रक्तमोक्षण। बमन होता है थेरेपेटिक एमिसिस। इसमें हम जो है मेडिसिन के द्वारा वॉमिटिंग करवाते हैं, जिससे बढ़े हुए हम कफ दोष को दूर करते हैं। तो जिससे जितनी भी कफ रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, लाइक अस्थमा है, लाइक डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ये सब चीज़ें हम इनसे जो है दूर कर सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कंटेंट ऑफ स्टोमक इंक्लूडिंग कफ एंड पित्त आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द ऑरल रूट। जनरली इसमें लिखा है कि बमन इज आयुर्वेदा, आयुर्वेदा बिलीव दैट कि वसंत ऋतु में अभी बताया था, वसंत ऋतु में जो है कफ बढ़ जाता है, तो बढ़े हुए कफ को कंट्रोल करने के लिए हम बमन उसमें प्लान करते हैं। वॉमिटिंग करके हम जो है बढ़े हुए कफ को निकाल देते हैं, तो जो आने वाली डिजीज है वो होती ही नहीं है। और अगर कोई होती है, मान लो डायबिटीज़ हो रखा है या ओबेस कोई पर्सन है, उसमें अगर हम वॉमिटिंग करवाएंगे तो उससे उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है मिलता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा, कफिंग, ब्रोंकाइटिस, डिस्निया, साइनसाइटिस, many type of skin diseases and obesity, diabetes. Second है विरेचन, therapeutic purgation। तो इसमें विरेचन मीन्स therapeutic purgation, which purgation is induced by drug and it's specifically aims at the elimination of excessive pitta dosa through the anal route।
पित्त एग्रीवेट इन शरद ऋतु, तो शरद ऋतु जो हमने अभी पढ़ा है उसमें विशेष रूप से पित्त जो है शरद ऋतु में बढ़ता है, जिससे बहुत सारी स्किन डिजीज ईचिंग वगैरह हमें जनरली होती रहती है, तो उनके लिए विरेचन जो है बताया गया है। इंडिकेशंस में क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर्स, जीआई लाइक लिवर डिसऑर्डर्स हैं, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, माइग्रेन, जॉइंटिस, ओडीमा और काउट। थर्ड इज बस्ती थेरेपी या मेडिकेटेड एनिमा थेरेपी, इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल डिकॉक्शन एंड मेडिकेटेड ऑयल इनटू द कॉलन थ्रू द रेक्टम विच डायरेक्टली अफेक्ट द कॉलन। बस्ती ट्रीटमेंट स्पेशली बैलेंस्ड एंड नर्चर द बात दोषा इन द बॉडी। मतलब बस्ती जो है स्पेशली बात डिसऑर्डर्स, जितने भी बात मीन्स आयुर्वेद में जो बात दोष बताया गया वो स्पेशली विशेषकर जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज से हम रिलेट करते हैं उसको, तो जितनी भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं उसमें बस्ती थेरेपी का विशेष रोल है। लाइक पैरालिसिस हो गया या सियाटिका पेन टाइप से सियाटिका है, सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फीकस, यूरिन, फ्लटस, इनफर्टिलिटी, एमेनोरिया, इन सब में जो है बस्ती का विशेष रोल है। फोर्थ इज नेजल मेडिकेशन, नस्य जिसको हम बोलते हैं, जो अभी बताया मैंने, 2-2 बूंद हम डालते हैं। तो इंस्टॉलेशन ऑफ हर्बल ऑयल्स या जूसेस और पाउडर्स थ्रू द नेजल रूट, इट इज स्पेशली डिजायर फॉर द डिजीज ऑफ पार्ट अबव द बेस ऑफ द नेक। ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में विशेष रूप से जत्रु से ऊपर जितने भी डिजीज होती है उनके लिए विशेष रूप से हमें नस्य का प्रयोग करना चाहिए। The medicine administered through the nostrils reached on the nervous system and venous system present in and around the nostrils. Then they evacuate the morbidity present in nearby area and relieve the blockage of the channels at the disease and are cured effectively. ये जो नस्य में जो हम ऑयल यूज़ करते हैं या जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं वो ब्रेन में जाती है और वहाँ से वो एब्जॉर्ब होके जो चैनल्स को के ब्लॉकेज को ख़त्म करती है और डिजीज़ को क्योर करती है। डिसऑर्डर्स लाइक डिसऑर्डर्स ऑफ हेड, nose, ears, eyes, mouth region, dental problems, hair related problems, facial paralysis or breathing problems are treated with the NAS. Last and fifth is Rakt Mokshan, bloodletting therapy. Rakt Mokshan or bloodletting is a surgical procedure included in Panchkarma. It is done using a different method like applying one or few leeches. इसमें हम लीच अप्लाई करते हैं जो specific part of your body, puncturing any of your veins or making several small punctures on a given part of your body in order to facilitate small quantities of blood to flow out your body. इसमें ब्लड लेटिंग में हम या तो लीच का यूज़ करते हैं या फिर प्रिक करके वेन को एक स्मॉल अमाउंट में ब्लड निकालते हैं। ऐसी एक धारणा है कि जो हमारी लीच होती है वो ओनली जो टॉक्सिक ब्लड होता है उसी को सक करती हैं। तो जितनी भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है लाइक वेरिकोज वेन, सोराइसिस, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, ये इसका ट्रीटमेंट जो है ब्लड लेटिंग के द्वारा किया जाता है। एलोपेशिया, हाई बीपी, बिकॉज ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। वन मोर थिंग, इन आयुर्वेदा रसायन थेरेपी, लाइक हम डेली घी और दूध का यूज़ करते हैं। बस थोड़ा ही बताऊंगा, घी और दूध का यूज़ करते हैं तो ये जो है बॉडी को फिट रखने का काम करते हैं, ये भी बॉडी को हमारी को डिजीज़ फ्री रखने का काम करते हैं। एक नगरी नगरस्य व्रथेस्य व्रथीय था स्व शरीरस्य मेधावी कृत्यसु अभितो भवते। जिस तरह से एक नगर में रहने वाले लोग नगर का ध्यान रखते हैं और एक सारथी जो होता है वो रथ का ध्यान रखता है, उसी प्रकार एक जो मेधावी व्यक्ति होता है या बुद्धिमान व्यक्ति है उसको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।